विद्यार्थियों का विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल राणोली के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करते हैं। और अब हम जैसे कि पिछले 2-3 रोज से क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत के अंदर नेक्स्ट टर्म जो अपने पास में है कूलाम का नियम, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है कूलाम का नियम, आइए इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं, फिर ये इधर वाली परिभाषा पढ़ेंगे। तो अपने पास में क्या है, अपने पास में दो चार्ज, ये चार्ज क्या आपका Q1 और ये चार्ज आपका क्या है Q2। कोई भी दो चार्ज है, ये चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी, अब आपको ये पता है कि चार्ज हमेशा क्या होता है, किसी न किसी पार्टिकल के ऊपर होता है। तो हमने ये मान लिया, थोड़ा पॉइंट लगा दिया, ये Q1 और ये मैंने क्या लगा दिया Q2। ये आपका चार्ज क्या है Q1 और ये चार्ज क्या है आपका Q2। और इनके बीच की दूरी जो है वो बीच की दूरी अपने पास में क्या है R, ठीक है। तो अब हम ये बताएंगे कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, कौन सा बल है, विद्युत बल, ठीक है ना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कूलाम का नियम किसके बारे में है, सबसे पहले हम बात करेंगे कूलाम का नियम किस पे लगता है। कूलाम का नियम लगता है दो आवेशों के मध्य। कूलाम का नियम केवल दो आवेशों के मध्य। आप कहोगे हमें 5-7 आवेशों के मध्य ज्ञात करना है, तो आपको दो से ज्यादा ज्ञात करना है, तो उसके लिए आता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। उससे हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, कूलाम का नियम ही है। तो हम वापस बात करते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्यों यूज करते हैं, पहली चीज ये, दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम का नियम हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अच्छा, इस जो यहाँ पे हमने विद्युत बल की बात की है, इस बल को क्या बोलते हैं, इसको कई बार कूलाम बल भी कहते हैं। विद्युत बल मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूं, दूसरा इसी को क्या कहते हैं हम, कूलाम बल। कई बार आप पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। कूलाम बल क्या है, जो विद्युत बल है वही कूलाम बल है। और एक इसका नाम और है, इसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, कूलाम बल बोल सकते हैं, और इसको स्थिर विद्युत बल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्थिर विद्युत में लगता है। तो इसका एक नाम क्या है आपके पास में, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो विद्युत बल हो गया, कूलाम बल हो गया और स्थिर विद्युत बल हो गया। सबसे पहले तो ये चीज आपको जानना। तो ये कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताते हैं। अब देखो, मैंने 2 रोज पहले आपको एक चीज बताई थी, और वो क्या थी, थोड़ी इधर बात कर लेते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास में कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, आपने बोला ठीक है। फिर मैंने कहा कि दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, आपने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये इसको दूर फेंकता है, ये इसको दूर फेंकता है। तो यानी प्रतिकर्षित करेंगे तो उस बल को क्या कहेंगे हम, प्रतिकर्षण बल। एक चीज मैंने और बताई थी, इसी प्रकार नेगेटिव और नेगेटिव में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये बात हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि एक चीज है आपके पास में पॉजिटिव और एक चीज है आपके पास में नेगेटिव, ठीक है। तो कोई ये आपका पॉजिटिव आवेश हो गया, ये हो गया नेगेटिव आवेश। तो इनके बीच में हमने क्या बात की थी कि इनके बीच में होगा आकर्षण, ये बात हुई। यानी बल कौन सा लगा, आकर्षण का बल। तो इस कूलाम के नियम में क्या कर रहे हैं, कूलाम के नियम में दो आवेशों के मध्य या जो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था या जो आकर्षण बल कार्य कर रहा था, उसका मान ज्ञात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं कि वो 1 न्यूटन का है, 2 न्यूटन का है या ज्यादा का है। मोस्टली बहुत कम मिलता है अपने को, 0.1 न्यूटन मिलता है, इस प्रकार से मिलती है वैल्यू। 0.25 न्यूटन मिलता है, न्यूटन बल का काफी बड़ा मात्रक है ना। तो इस प्रकार से तो जो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगता है, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। कूलाम का नियम आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण के बल को बताता है, सबसे पहली बात, ठीक है, बताता है। तो अब इसका दूसरे नाम क्या है, इसका नाम है कूलाम बल, या इसको कहते हैं स्थिर विद्युत बल, और ज्यादातर इसका नाम क्या लेते हैं हमें, विद्युत बल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अपने पास में क्या आवेश हैं, दो हैं, एक Q1 और दूसरा क्या है Q2।
इनके बीच की दूरी क्या है r। तो अपने को ये बताना है कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल या कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी हो रहा है उसका परिमाण कितना होगा या उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो कहां से प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा हमें किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो देखिए ये नियम क्या कहता है, आप डेफिनेशन पे टक रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन कैसे याद होगी। तो डेफिनेशन याद करने के तरीके यहां से एक और भी आ जाएगा। इधर वाली साइड आप देखिए तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों आवेशों का गुणा कर लेना है। सिंपल गुणा हो जाएगा, क्या होगा, ये Q1 और दूसरा क्या हो गया Q। वापस लिख देते हैं Q1 और क्या हुआ Q। ठीक है, तो अब देखें कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान, यहां तक की तो बात हो गई, दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो ये आवेश Q1 और Q2 दोनों का गुणनफल क्या हुआ, Q1 इंटू Q2, इसके गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती। तो ये F यहाँ प्रोपोर्शनली का सिंबल और क्या आ गया Q1 इंटू Q2। और दूसरी बात क्या की हमने, वह मध्य की दूरी के वर्ग के, और इस प्रकार से छूट जाती है कई बार क्रम, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी क्या है आपकी r, और r का वर्ग क्या हुआ r स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती है तो हमने क्या लिख दिया, डिवाइड बाय r। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप अलग अलग भी एक बार, क्या कि F प्रोपोर्शनली की जो वैद्युत बल है उसका मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 और Q2 इसके क्या हो गया, ये समानुपाती। और उसके बाद में दूसरी टर्म में हमने क्या लिख दिया, दूरी का वर्ग, तो दूरी का वर्ग r का वर्ग क्या हुआ r स्क्वायर, और इसके व्युत्क्रमानुपाती आया है तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 1/r। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इनको, इन दोनों टर्म्स को हमने एक ही टर्म में यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया है कि F इज प्रोपोर्शनली Q1/Q2 डिवाइड बाय क्या हुआ अपने पास में r। ठीक है, दोबारा परिभाषा पे आते हैं, दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, एक को हटा देते हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हमने बना लिया F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 डिवाइड बाय r। अब इसके बाद में आपने जैसा कि फिजिक्स में पहले भी देखा होगा कि जब भी प्रोपोर्शनली का सिंबल हटाते हैं तो क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक आता है। तो यहाँ पर हम क्या हटाने जा रहे हैं, इस F को हटाने जा रहे हैं। तो आगे आप देखेंगे F इक्वल टू कांस्टेंट क्या लाए हम K, आगे क्या है Q1 Q2 और डिवाइड बाय अपने पास में क्या है r। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया इसके कूलाम के नियम का, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r। तो हम फिर एक बार फॉर्मूले पे आते हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसकी यदि परिभाषा आती है तो आपने डेफिनेशन की वर्डिंग डाल दी, उसके बाद में साइड में ये डायग्राम छोटा सा बनाओ तो ठीक है, अदरवाइज ये दो फॉर्मूले की तरह लिखो। यहाँ तक ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं इसी की, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। डेफिनेशन की यदि आ जाए, कूलाम का नियम लिखिए, तो आपने ऊपर की वर्डिंग लिखी जो एक साइड में अभी हमने लिखी थी, और उसके बाद में ये वाले टर्म, यहाँ तक कि आप टर्म कंप्लीट कर देते हैं, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। उसको और बड़ा नहीं करना, एक ही नंबर के लिए आता है ये। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत कुछ मसाला बाकी है कूलाम के नियम में, तो वो सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे, उन पर भी आ सकता है। आगे की किसी छोटी सी पॉइंट पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसी को आगे लेके जाते हैं। तो के है क्या, के है समानुपाती स्थिरांक। जाहिर सी बात है, जब भी समानुपाती का जो निशान हटेगा, प्रोपोर्शनली का जो सिंबल हटता है, हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो ये के क्या है आपका, समानुपाती स्थिरांक, नियतांक नहीं है। देखो ये समानुपाती स्थिरांक है, इंग्लिश में चाहे स्थिरांक हो या नियतांक दोनों के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं।
बटे हम ये हिंदी के अंदर हम इसे बोलेंगे समानुपाती स्थिरांक। स्टेबल है, स्टेबल का मतलब है कि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे। दूसरा इसको आप क्या कह सकते हैं, कूलाम स्थिरांक। और तीसरा इसको क्या कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं स्थिर वैद्युतीय स्थिरांक। ठीक है, आगे देखें, K का मान दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब K कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो दो आवेश आपके पास में, ये पहला आवेश और ये दूसरा आवेश, इनके बीच में मीडियम क्या है। तो हम बात करते हैं अभी, जैसे ये आपका पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इनके बीच में मीडियम क्या है, हवा है। और हवा को भी निकाल दे तो क्या है, निर्वात है। तो इस K का हाईएस्ट मान, K का सबसे बड़ा मान कब होता है, जब दोनों के बीच में क्या मीडियम हो, आपका कुछ भी ना हो, यानी क्या हो, निर्वात। और दूसरा क्या, हवा। हवा और निर्वात के लिए वैल्यू क्या होती है, समान होती है। कैसे, जैसे हम प्रकाश का वेग देखते हैं, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वो कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। हवा में भी क्या होता है, उसी टर्म को यूज करते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद में जब वही प्रकाश पानी में गिरता है तो उसकी स्पीड क्या रह जाती है, लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आगे कांच में जाते हैं तब क्या होती है, 1.5 × 10⁻, यानी जो निर्वात में उसका था वैल्यू, उससे आधी किसमें हो गई, कांच में हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ जो K है, इस K की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ होगी, उससे याद रखो, प्रकाश वाले से रिलेट करोगे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि प्रकाश की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ होती है, हाईएस्ट स्पीड कहाँ होती है लाइट की, वो होती है आपकी निर्वात में या हवा में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसी प्रकार ये जो K कांस्टेंट है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ होती है, निर्वात के लिए। तो हम लिख देंगे निर्वात हेतु, तो निर्वात या हवा दोनों के लिए ये वैल्यू प्रकाश के लिए भी सेम रहती है, और यहाँ अपने ये आवेशों के लिए K की वैल्यू भी रहती है। तो K इक्वल टू क्या होगा, इस K की फिक्स वैल्यू है K इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल टू, ये तो इसका फॉर्मूला है। देखो ये इसके अंदर हम कांस्टेंट क्या लाएंगे, K, ये भी आगे एक फॉर्मूले के रूप में जाता है। और K का आगे फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 1/4πε0। और ये 1/4πε0 भी केवल कब जाता है, निर्वात के लिए जाता है। और इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ K की वैल्यू क्या होगी, K इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹। ये जो सिंबल है किस प्रकार से, E जैसा सिंबल है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, एक्साइन, या कई बार इसको बोलते हैं एक्साइलन, एक्साइलन बोल दें, या रनिंग में एक्साइन बोल दें। ये सारे के सारे लैटिन वर्ड है शायद, जो हम फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। तो ये आगे हमने क्या लिखा है, 0, तो एक्साइन 0 भी बोल देते हैं, और कई बार क्या बोलते हैं इसको, एक्साइन नोट भी बोल देते हैं। ये भी अपने आप में एक तरह है, इसकी एक बार आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हम क्या बात करें, K बराबर 1/4π(x(0) इक्वल टू, यानी 1/4π की वैल्यू हम जानते हैं x(0), उसकी भी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, वो अभी बात करेंगे। लेकिन हम इसकी K की वैल्यू बात कर लेते हैं। K इक्वल टू कितना होगा, 9 × 10⁹ ठीक है। इसकी यूनिट भी होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। अब यूनिट, जैसा कि आपने 11th क्लास के अंदर यूनिट देखी थी, यूनिटें कैसे बनती हैं, काफी यूनिट अपने याद रह जाती है। जो यूनिट अपने को याद नहीं हो और बाय द वे उसकी जरूरत पड़ जाए, तो हम यूनिट को कैसे बनाएंगे, फॉर्मूले से बनाएंगे। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे ये बता देता हूं मैं कि ये यूनिट हमने कैसे बनाई। हो सकता है याद नहीं रहो, कहीं आवश्यकता हो, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या है, वापस फॉर्मूले पे आए, F बराबर K Q1 Q2/R²। ये अपने पास फॉर्मूला है, और अपने को यूनिट किसकी चाहिए, K की चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। K इक्वल टू हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, F, और मल्टीप्लाई क्या होगा, इससे गुना होगा R² और बटा Q1 × Q। ठीक है। अब यूनिट बनाते हैं। देखो ये क्या है, F बल की यूनिट क्या हुई, न्यूटन।
ये क्या है r, दूरी की यूनिट क्या हुई मीटर, और इसका क्या कर दे वर्ग, डिवाइड बाई q, q क्या है आवेश, और आवेश की यूनिट हमने क्या बोली थी, इकाई क्या बोली थी कूलाम, और कूलाम के लिए क्या c, तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा कूलाम में। अब देखिए क्या ये यूनिट और ये यूनिट सेम, बिल्कुल सेम है, तो जहां पर भी यूनिट हम भूल जाते हो वहां इस प्रकार से आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलों पे काम करोगे, यूनिटें बहुत आसानी से बनेगी। ठीक है, तो निर्वात के लिए जो k का मान होता है 1/4 पाई x sin 0, इसका फॉर्मूला आ गया। मान क्या है इसका, कई बार आता है निर्वात के लिए k का मान बताओ, तो आपको लिखना है 9 × 10⁹ ज्यादातर फॉर्मूलों में यूज होता है। तो अब इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं, तो देखो हमने कूलाम का नियम लिखा, उसमें अपने पास में सबसे पहले एक टर्म आई थी k, फिर हमने उस k को परिभाषित करने की कोशिश की कि k है क्या, तो हमने बोला k क्या समानुपाती स्थिरांक है, और फिर हमने एक बात की कि इसका मान हमेशा किस पे निर्भर करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के बीच में मीडियम क्या है। तो हमने बात कर ली कि कोई मीडियम नहीं है, यानी वैक्यूम है, निर्वात है या फ्री स्पेस है, तो इसका मान क्या होगा, तब इसका मान होगा 9 × 10⁹ जो कि हाईएस्ट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे हम मीडियम डालेंगे तो ये कम ही होगा, कैसे, जैसे प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश के वेग में यदि कोई मीडियम नहीं है तो वो इसका मान क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यदि आप मीडियम लाओगे प्रकाश के बीच के अंदर, तब उसका वेग क्या होगा कम ही होगा। इसी प्रकार से इस k का मान भी क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन करते समय, निर्वात के लिए जब हम इसको डिफाइन कर रहे थे, तो डिफाइन करते समय एक नई चीज आई अपने पास में, और वो क्या है k बराबर 1/4 पाई x sin 0 आ गया, या एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। तो ये एप्सिलॉन 0 आ गया, ये है क्या, तो एप्सिलॉन 0 जो यहाँ पे आपके पास में आया है, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये विद्युतशीलता क्या है, विद्युतशीलता को आप ये समझें कि कोई भी दो आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण लगाते हैं, तो वो विद्युत बल रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो वो विद्युत बल रेखाएं कितनी सामर्थ्य से गति करती हैं, वो क्या होता है विद्युतशीलता होते हैं। और हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन 0 किसको बात कर रहा है, निर्वात का, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है, ठीक है ना, इसकी भी फिक्स वैल्यू है। तो इसी फॉर्मूले से यदि हम एप्सिलॉन 0 यहाँ से इस एप्सिलॉन 0 को ऊपर भेजेंगे, तो ये k इसके भाग में आ जाएगा, तो अपने पास में एक छोटी सा फॉर्मूला उसी की टर्म में आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई k। ठीक है, अब मान रख देती है 1/4 पाई, और k का मान क्या आपके पास में 9 × 10⁹ तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू है हमेशा ही 8.86 गुना 10⁻⁻12 ये वैल्यू। अब इसकी देखो क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, बहुत बार आया हुआ है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान व मात्रक लिखिए। 1 नंबर के लिए प्रश्न आता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान व मात्रक लिखिए। तो मान आपके पास में फिक्स है, वो क्या है 8.86 गुना 10⁻⁻12, पावर 12 नहीं है -12 है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही कम होती है, निर्वात के लिए ये बहुत ही कम होती है, विद्युतशीलता का मान बहुत ही 100 मिनिमम होता है। और देखो जब ये वैल्यू 100 मिनिमम है तो k क्या आएगा आपका हाईएस्ट आएगा, और यदि ये विद्युतशीलता हमने बढ़ा दी तो आपका k क्या हो जाएगा घट जाएगा, और जब आपका k घट जाएगा तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल का मान भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। चलो वापस बात करते हैं किस पे, एप्सिलॉन 0 पे। तो ये तो हमने इसकी क्या लिख ली वैल्यू लिख ली, अब इसका मात्रक लिखेंगे। तो मात्रक बनाने के लिए देखें ये फॉर्मूला आपका एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई k, क्या इस फॉर्मूले से मात्रक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप देखो ये 1 लिखा हुआ है, हमने भी 1 लिख दिया, डिवाइड बाय 4 पाई क्या है 4 पाई है इसका, तो सप्लीमेंट्री मात्रक रेडियल जो हम यूज नहीं करेंगे। तो आगे अपने को मात्रक किसका लिखना है, k का, तो मैं लिख सकता हूँ ये 1/k है, तो 1/k है, यानी मात्रक 1/k का मात्रक क्या है आपके पास में, वापस देख लें यहाँ पे
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो अपने पास में मात्रक क्या हुआ, कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखो ये अपना दूसरा प्रश्न तैयार हो गया। पहला प्रश्न आपका कौन सा था कि कूलम्ब का नियम समझाइए, और दूसरा क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान व मात्रक लिखिए। वो क्या होती है 8.86 गुना 10 की पावर माइनस 12। इसका मात्रक है कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि आपको याद रखना है। और अभी हम इसकी बात करेंगे जो एप्सिलॉन 0 है, जो निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी कई बार विमा भी पूछी गई है। तो इसकी विमा कैसे बनेगी इस पे हम बात करेंगे। हाँ, अब हम बात करेंगे विमा की, एप्सिलॉन 0 की विमा। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए, क्लास 11 और 11th में आपका पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसमें क्या आया था, विमाएं याद करना आया था। तो विमाएं कैसे याद करते हैं, विमाएं मोस्टली फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूले से, और जो इसकी यूनिट याद है, मात्रक याद है तो मात्रक से। तो मात्रक से ज्यादा आसान पड़ता है क्योंकि मात्रक में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे ये यहाँ पे 1/4 की इसका फॉर्मूला है, इससे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये इसकी यूनिट पकड़ लेते हैं कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कूलम्ब, ये कूलम्ब स्क्वायर है, कूलम्ब किसकी हम बात करेंगे, कूलम्ब है किसका मात्रक है, आवेश का। तो यहाँ से एक बार सबसे पहले आप क्या पकड़े, ये इसका इकाई पकड़े कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ले आते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल। कूलम्ब क्या है, आवेश, आवेश की यूनिट होती है, तो हमने लिख दिया आवेश, और उसका क्या होगा वर्ग, डिवाइड बाय न्यूटन क्या आपका बल, और गुणा मीटर क्या आपकी दूरी, और दूरी का क्या होगा वर्ग, ठीक है। अब याद करते हैं आवेश की विमा क्या होती है। आवेश की विमा यदि मैंने पहले नहीं बताया है तो सिंपल होता है एटी। कैसे बनती है, देखो विद्युत धारा की विमा क्या होती है, हम देखते हैं विद्युत धारा के लिए ए यूज करते हैं। जैसे कि आई बराबर फॉर्मूला सभी को पता होगा Q अपॉन T। तो यहाँ से अपने को Q की विमा निकालनी है, तो Q बराबर क्या हो गया अपने पास में I इंटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। आई के लिए क्या यूज करते हैं विमा में ए, और समय के लिए क्या यूज करते हैं कैपिटल टी, और दोनों की पावर 1 है। इसको कई बार सोई नहीं करते, या फिर क्या लिख देते हैं A1 और A, इस प्रकार से। तो सबसे पहले आवेश, आवेश की जो अपने पास में विमा है वो क्या हो गई A1 P1। इसको बड़े ब्रैकेट में क्या करना है, आपको बंद करना है। ये वर्ग है तो हम भी इसका क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। भाग में क्या है बल, बल की विमा डायरेक्ट सभी को लगभग याद रहती है, M1 L1 टी की पावर -2। नहीं है तो इसे हल्का याद रखें, कभी बाद में वो भी बता देंगे किस प्रकार से बनाई जाती है। M पावर -2 हो गया, इनटू क्या आपके पास में दूरी का वर्ग। तो दूरी के लिए विमा क्या यूज करते हैं, यानी लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं L। तो इसका भी क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद में आप देखिए, या फाइनली इसकी विमा आ जाएगी। ये n की पावर 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो अपने पास में सबसे पहले आया n की पावर -1। उसके बाद में l देखो, l की पावर 2 और n की पावर 1, टोटल l की पावर 2 और 1 कितना हुआ 3। ऊपर है क्या, ऊपर नहीं है। और n की पावर 3 नीचे है, प्लस का है, ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा आपका माइनस का, n की पावर -3। अब t देखो, यहां से हम साथ नहीं कर रहा हूं इसको, यहां से यदि हम इसे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 2 और t की पावर 2, और ये नीचे वाला t की पावर -2 ऊपर जाके टोटल पावर कितनी हो जाएगी 4। तो t की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में प्लस की 4, और उसके बाद में a की पावर कितनी बची आपके पास में 2, तो a की पावर हुई 2। तो ये किसकी विमा हो गई, ये हो गई एप्सिलॉन 0 की विमा, यानी निर्वात की विद्युतशीलता की विमा। n की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। तो सभी की विमा ज्ञात नहीं करते, सभी की में इस प्रकार से हम बताते भी नहीं है। मोस्टली जिनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं या जिनके आ सकते हैं उन्हीं की, जैसे इससे पहले भी चीजें आई थी, हमने विमा की बात नहीं की, यहाँ आवश्यकता पड़ी तो हमने इसकी विमा की बात की। तो ये एप्सिलॉन 0 की विमा होगी, ठीक है।
आज के लिए वीडियो को इतना ही रखेंगे, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।